हेलो दी, मेरे दोनों बच्चे आपस में बहुत लड़ते हैं। दोनों एक मिनट भी एक साथ नहीं बैठ सकते, एक दूसरे की कमियां निकालते हैं। दूसरों के सामने उनको देखकर बहुत गुस्सा भी आता है, कभी कभी तो रोना भी आता है। बहुत समझाती हूँ पर नहीं समझते, क्या करूं? प्लीज रिप्लाई। देखो, सबसे पहले तो तसल्ली कर लो कि ये आपके अकेले का दुख नहीं है, लगभग हर माँ और हर बच्चों की ये कहानी है। और जो मुझे रीजन समझ में आया है अपनी पेरेंटिंग के दौरान, दे नीड सिंपली अ ब्रेक। एक दूसरे के साथ हद से ज्यादा टाइम बिता बिता के वो इरिटेट होने लगते हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन बीइंग अ पेरेंट हमें लगता है कि यार इनकी तो आपस में नहीं बन रही, कैसे करेंगे ये बड़े होके, है ना? वो सब कर लेंगे। हमें जस्ट ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि थोड़े टाइम के लिए वो एक दूसरे से अलग हो जाएं, थोड़ा सा अलग समय बिता लें। किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजना है, कोई एक्टिविटी ऐसी करनी है कि एक कर रहा है दूसरे को हटाना है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल थोड़े देर के लिए कट ऑफ, कि नहीं तुम आपस में बात नहीं करोगे और लॉजिक उनका ही समझाओगे। तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है ना एक दूसरे से, नाउ यू नोट। अब ये कर दो कि भाई तुम बात ही नहीं करोगे एक दूसरे से, और जब बिल्कुल अच्छे से बात करने का मन हो तब बात करना। तो आप उनको अलग कर दो। अब ये थोड़ी देर किसी के लिए 15 मिनट हो सकती है, किसी के लिए 2 घंटे, किसी के लिए शायद 2 दिन। लेकिन ये चीज मेरे हिसाब से मेरे लिए तो काम करती है कि जब भी इन्हें लगता है ना कि बहुत ज्यादा ये आपस में बहसबाजी कर रही है, कुछ कर रही है, मैं सिंपली इनका ध्यान डाइवर्ट कर देती हूँ, अलग अलग कर देती हूँ, अलग अलग कामों में लगा देती हूँ। तो ये थोड़ी देर बाद काम डाउन हो जाती है, एंड देन फिर हाँ आरोही, हाँ आराध्या, फिर इन्हें एक दूसरे की याद आ जाती है। और थोड़ा सा हिदायत ये भी दो कि भाई अगर मेरे पे भी तुम्हें गुस्सा आएगा या कुछ होगा तो एक लिमिट में मुझे बोलोगे ना, कि किस तरीके से बोलोगे। अगर मेरी किसी बात पे गुस्सा आया और मान लो मेरी गलती भी है, तो इसी तरीके से एक दूसरे की भी कमियां या कुछ बताते टाइम अपनी भाषा को उसी हिसाब से रखो जैसे कि किसी दूसरे से रखते हो। भाई या बहन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे। तो ये काम करेगी, आप भी अपना के देखना। तो बहुत सारे दिनों बाद ये लेके बैठी हूँ मैं, और फिलहाल ये 137वां एपिसोड है ये वाला। तो इसके जवाब के लिए मैं बैठी हूँ। चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं, आओ बहन बातें करें। आपने बताया कि आपका साइज GS वापस आ गया है, एंड आप पतले होने के बाद भी आपका फेस वैसे का वैसे ही ग्लो करता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं वेट जब कम करती हूँ तो मेरे चेहरे का ग्लो चला जाता है। इसको आपने कैसे मेंटेन करा है? तो देखो, वेट मेरा कम हो गया लेकिन चेहरे पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो प्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज करती हूँ, आप सबको पता है। इसके सारे प्रोडक्ट्स कस्टमाइज्ड होते हैं, डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड होते हैं। तो इसलिए अगर मेरी स्किन पे फर्क डाल रहे हैं तो आपके पे क्यों नहीं? बस आपको रेगुलर यूज करते रहना है। इतने से इतने टाइम तक आपको ये वाली किट यूज करनी है, ये प्रोडक्ट लगाने हैं। उसके बाद डॉक्टर्स आपको देखते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। जो डॉक्टर आपको देख रहे हैं उनकी भी सारी डिटेल्स वहां पर मेंशन होती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कंप्यूटराइज्ड आपको दिखा दिया एंड नोबडी इज वॉचिंग यू। आपको हर महीने डॉक्टर के साथ फ्री कंसल्टेशन मिलती है, जिसमें आप अपने इशू या अपने प्रोग्रेस उनके साथ 1 to 1 शेयर कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज, आप अंदर से क्या खा रहे हो, है ना? बाहर से जो लगा रहे हो उसके साथ वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप खा क्या रहे हो। तो उसके लिए आपको कस्टमाइज डाइट प्लान इशू करा जाता है। और ये रेगुलर फीडबैक ही क्योर स्किन का सबसे बढ़िया पार्ट है, कि आपको वहां से हर कदम पे सपोर्ट मिलेगा, कंसल्टेशन मिलेगी। साथ ही अगर आप और कोई प्रोडक्ट यूज करते हो ना किसी और ब्रांड का, आपको बहुत मिनिमम क्वांटिटी मिलेगी और काफी पैसों में। यहाँ पर आपको अच्छी खासी क्वांटिटी प्रोवाइड करी जाती है। एक किट इनकी 2 से 3 महीने तक लास्ट कर जाती है। और किट के पैसे 1700 से 2100 तक वेरी करते हैं, क्योंकि हर एक की स्किन अलग है, हर एक के इशू अलग है। उस हिसाब से जो भी किट आपके लिए सही होगी वो आपको रिकमेंड कर दी जाएगी। किट के पैसों में 100 रुपए एक्स्ट्रा ऑफ के लिए अप्लाई कीजिए मेरा कूपन कोड सुनीता100। आपको भी अगर ये क्योर स्किन ऐप ट्राई करना हो अपनी अच्छी स्किन के लिए, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, वहां से चेक कर लेना। डू गिव इट अ ट्राई। मेरी शादी को 8 साल हो गए। मैंने अपने 7 देवर, नंद, सास, ससुर का सारा काम किया, कभी भी किसी काम के लिए इनकार नहीं किया। मेरे 2 देवर की शादी 3 महीने पहले हुई। फर्स्ट 1 महीने तक उनको कोई भी काम मैंने नहीं करने दिया, जबकि मुझे ऐसी कोई छूट नहीं थी। फिर अपने मैके से 2 दिन पहले 2 महीने बाद बड़ी देवरानी आई। कल मैंने अपने बेटे का टिफिन धुलने के लिए रख दिया तो सास बोली, मैं नहीं भूलूंगी उसके बेटे का टिफिन बिना कोई बात के, जबकि मैं उसका खाया बर्तन भी धुलती हूँ। भूलूंगी नहीं, धुलूंगी होगा। आज भी धुलाया। दादी सास ने कहा एक दिन तुम पकाओ एक दिन वो। मैं रेडी हो गई। बकरी, गाय, मुर्गी है जो डेली मैं साफ करती हूँ, झाड़ू पोछा सब करती हूँ, एक टाइम खाना भी पकाती हूँ। मैंने कहा एक दिन ये सारा साफ करेगी, तो सब कह रहे हैं नहीं वो अभी नहीं है, नहीं करेगी। मुझे बहुत गुस्सा आया।
देखो अभी आप करते जा रहे हो, ठीक है, ये आपका अपना स्टैंड है लाइफ में, ठीक है, कर रहे हो, लेकिन जो वो साफ सफाई वाला है ना, वो मे भी आप कह रहे हो ना, पहले आपको भी छूट नहीं थी लेकिन आपने उन्हें खुद दी 2 महीने तक, तो वही सेम चीज आगे भी अब परिपाटी चल रही है कि अभी सफाई का काम की नहीं है, अभी नहीं करेगी, है ना। तो आपकी जब 2 देवरों की इकट्ठी हुई है तो देवरानी भी 2 आई होंगी, तो आप ये कह सकते हो कि ठीक है नई है तो ये दोनों कुकिंग ही कर ले, सफाई मैं देख लूंगी। एक ऑप्शन ये हो सकता है, और दूसरा, जैसे चल रहा है चलने दो, और 1-2 महीने निकल जाएंगे तब वो थोड़ी हो सकता है पुरानी कंसीडर करी जाए, देन आप कह सकते हो कि भाई चलो अब तो हो गई पुरानी, भाई आपसे तो पुरानी वो कभी होगी नहीं, आप सीनियर हो, सीनियर ही रहोगे। तो 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो अप्लाई करके देखना। नेक्स्ट, दीदी मेरी सास कुछ काम नहीं करती और हमारे आंटी के सामने बोलती है कि मेरे हाथ पैर चले तब तक साफ सफाई कर ली, अब मुझसे नहीं होता, अब मैं कुछ बोलूं तो झगड़ा करने लगती हैं, कोई ऐसा जवाब दो कि झगड़ा भी ना हो और उससे जवाब भी मिल जाए। तो मतलब उनके हिसाब से आपका घर साफ नहीं रहता है, इसलिए वो ऐसा बोल रही हैं कि जब तक हाथ पैर चल रहे थे तब तक साफ सफाई कर ली, ठीक है। तो इसमें मैं, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हमेशा मैं उसी की साइड लूंगी। देखो कई बार ऐसा होता है, जो हमारी सासें हैं पुरानी, है ना, मतलब जिनकी एज इस टाइम पे 60s में चल रही है, वो वाली सास जो है अभी भी, भाई हो सकता है उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन करा हो, ये मैं अपने आगे आगे देख रही हूँ ना कुछ जो मेरी जानकारी में है, और अब वो सास बनी है, कि जब वो उनका अपना हाथ में था घर तो उन्होंने कैसे मेंटेन कर रखा था। अब उम्र हो गई है, बहू आ गई है, क्लैशेस ना हो तो वो सरेंडर कर दिया, लेकिन आने वाले को भी पता लगता है कि यार कितना बढ़िया घर मेंटेन रहता था, और अब देखो बहू के सामने नहीं है। तो वो भले वो आपके घर में तिल्ली नहीं डालना चाह रहे आने वाले, वो कहेंगे नहीं, लेकिन अगर उन्होंने अपने टाइम में अच्छा संभाला है तो देखो वो तो कहेंगी, उस चीज को आप उन्हें कहने से भी रोक दो, ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना। तो जो आने वाले हैं ना, एक्चुअल में देखो तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अभी मैं अपना घर कैसे संभाल रही हूँ, मेरे मरने के बाद भी लोग देखेंगे कि हाँ भाई वो ऐसे संभाल रही थी, या मैंने बनाया यही चैनल इसीलिए ताकि मेरी बेटियां देख लेंगी। लेकिन जो हमारे से पहले वाली पीढ़ी घर इतना बढ़िया संभाल के गई है, उनका कहीं कोई वो नहीं है कि भाई कहाँ पे कैसे उन्होंने कैसे कैसे घर चलाया। तो उनको जिन्होंने लाइव देखा है ना, उन्हीं लोगों के थ्रू आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितने अच्छे से या कितनी बुरी तरीके से अपनी गृहस्थी चलाई थी। तो जब कोई आता है उससे उसका फीडबैक मिलता है ये वो, तो उसको कंसीडर करा करो कि हाँ वो सच है। वो खुद क्या कह रही हैं, हो सकता है कई लोग गप मार देते हैं, करा धरा कुछ नहीं लेकिन गीत गाएंगे हमने ये करा हमने वो करा, लेकिन जो आने वाले लोग हैं ना वो गलत नहीं बोलते। तो एक सेल्फ रियलाइजेशन ये भी ले लो कि हो सकता है आप उनसे सही नहीं कर पा रही हो, तो भाई देखो अब मैं सोच के देखूं, मैं अपना घर चमका रही हूँ ये वो, कल को अगर मेरा घर किसी और को हैंड ओवर हो, मेरी तो बहू आनी नहीं लेकिन अगर आती और फिर वो सड़ा के रखे पूरा घर या कुछ भी है, और मेरी आदत है साफ सफाई रखने की, तो बोलूंगी ना मैं। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, इसको इतना पर्सनली मत लो, थोड़ा सा पॉइंट वाइज लो कि ऐसा ही है क्या। अगर है तो बस वही है, कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की, जितना हो सके अपने अंदर भी कोशिश करो, अगर लगता है कि हाँ आप इससे बेटर कर सकती हो, और अगर आपका ये बेस्ट है तो जो आप मांग रही हो जवाब, है ना, तो सिंपली कह दो कि भाई ये मेरा बेस्ट है, मैं जितना जतन से कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, मम्मी आपकी बराबरी मुझसे नहीं हो पा रही, आप तो आप थे। तो उनका सम्मान रह जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा, और हो सकता है इस जवाब को सुन के उनके थोड़े से बल भी उतर जाए और वो आपको कुछ बुरा भला कहना भी बंद कर दें, या फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सिखानी शुरू कर दें, तो एक पॉजिटिव दिशा में आपका रिश्ता जाएगा अगर आप इस तरीके से डील करोगे। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी भाभी ने बिना मेरी मर्जी अपने बड़े भाई के साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया 40%, कहा मुझसे गलती हो गई, सोसाइटी में मेरी इज्जत की बात है, मेरा साथ दे दो, मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूँ प्रॉपर्टी को बेचने के बाद अलग से खरीदेंगे, किसी के साथ नहीं। लेकिन अब वो इस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद फिर से साथ में लेने के लिए कह रहे हैं, इनके भाई और भाभी कलेशी हैं, इन लॉज भी साथ दे रहे हैं, हम अलग हो चुके हैं, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे हबी ने अभी अपने बिजनेस को होल्ड किया है बच्चे के लिए और वो मेरे साथ रहते हैं, हम दिल्ली में हैं, हबी ने मेरे सेविंग भी फिनिश कर दी है, लोन भी है, और बिना बताए मनी की हेल्प अपनी फैमिली के करते हैं, प्लीज आंसर। देखो आपके हबी जो कर रहे हैं ना, उनको अपने पैसों से करने दो, मे भी उनको फायदा लग रहा हो साझे में लेने में, जो कुछ भी है, लेकिन अगर आप कमाती हो तो आप अपनी पैसे अपनी सेविंग, है ना, फॉर अ सिक्योर फ्यूचर, उस पे हाथ मत रखने दो।
उस पे तभी चलो जब आपकी बिल्कुल अलग से आप प्रॉपर्टी लो ना, बिल्कुल कि सेपरेट आपकी अपनी, उसका लोन लो। ये सब आप आपने पहले से ही लोन लिया हुआ है, वो चीज आप आधी तो आप फंस चुकी है ना। लेकिन अभी जो सेविंग खत्म हो गई, ठीक है, नई शुरुआत करो। तो ये बोलो उनको सिंपली अपने हस्बैंड को कि ठीक है मैं नहीं पढ़ रही, आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं कलेश नहीं कर रही, आपको सही लग रहा होगा, अगर समझदार हो, सही लग रहा होगा तभी आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब चीजें जो भी करनी है, साझे की जमीन उनके साथ मिलकर ये वो आप अपने पैसों से कर लो। मेरी वाली जितनी भी तनख्वाह है उससे कम एक फंड हम क्रिएट कर लेंगे, ताकि अगर वहां पे कुछ नुकसान हो तो हम संभल जाएं बस। और उस पैसे को अपने वाले को तभी खर्च करो जब आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदो। बाकी जो किस्त चल रही है, सही तरीका तो वो भी है कि किस्त भी कायदे में आपके हस्बैंड को अपनी अर्निंग से देनी चाहिए। और अगर वो आप कुछ भी नहीं कमा रहे तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपको साफ मना करना पड़ेगा कि भैया नहीं होएगा। कल को ये प्रॉपर्टी का चक्कर ना फिर वही है, अगर इसमें ना बड़ा खेल होता है, सब कुछ सही गया तो ठीक है, लेकिन अगर झटका लगा, कुछ धोखेबाजी या कुछ भी हुआ, आदमी फिर कई बार संभल नहीं पाता अगर उसका बैकअप ना हो। तो वो बैकअप आपको क्रिएट करना है एंड प्रे करनी है भगवान से कि आप जो सोच रही हैं निगेटिव ना हो, अच्छा ही रहे, तो चलती रहेगी फैमिली अच्छे से। लेकिन अभी आपको एक कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क जिसको कहते हैं वो लेने की जरूरत है, तो अपना हाथ खींचो उधर से। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा बेटा यूकेजी में स्टडी करता है पर अक्षर ज्ञान नहीं है, पढ़ाई करता है भूल जाता है, हस्बैंड अदर सिटी में रहते हैं, घर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है, टीचर होकर अपने ही बच्चे को नहीं पढ़ा पा रही हूँ, गिल्ट में रहती हूँ। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम टीचर हैं और हम अपने ही बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। रीजन इसमें सबसे बड़ा हो सकता है कि हमारी जॉब के चक्कर में उतना टाइम ही नहीं है, और दूसरी चीज हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं घर के कामों के साथ, जो मुझे फील होता है। और स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम बैठे ही वहां पर इसीलिए कि हम उनको पढ़ाएंगे, उस चीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जो मुझे फील होता है ना। तो मैंने यहाँ पर अपनी बेटियों को 3-3 4-4 घंटे भी पढ़ाया, तो मेरे को वही समझ में आया कि वहां मैं 5 घंटे पढ़ा के आ रही हूँ, फिर 4 घंटे यहाँ पढ़ा रही हूँ। लेकिन आपका शेड्यूल हर टाइम ऐसा नहीं चलेगा ना, तो ये गिल्ट में मत जाओ। अगर लग रहा है नहीं पढ़ पा रहा बच्चा, आप सिंपली उसका ट्यूशन लगा दो। तो अगेन वही होगा कि जो ट्यूशन मैम होंगी वो बैठेंगी ही उसे सिखाने के लिए, और ये कोई लॉजिक नहीं होता कि हम खुद टीचर हैं तो हमारा बच्चा हमसे ही पढ़ेगा। कई बार हम इतने पैम्पर कर रहे होते हैं, या कई बार नहीं पढ़ा पाते हम अपने बच्चों को, हो जाती हैं ऐसी चीजें, एंड इट इज नॉर्मल, है ना। तो उसका ट्यूशन लगा दो। और ये है कि कहीं पर अटक रहा है या ट्यूशन में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, वो आप करते रहो। तो यही मैं कर रही हूँ, यही आपको सलाह दूंगी। नेक्स्ट, मैम मेरे 3 बच्चे हैं, बेटा 22 साल का है जो जॉब करता है, एक बेटी 12वीं में, छोटी 7th में, मैं भी जॉब करती हूँ। मेरे ससुर भी अभी 7 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, वो ड्रिंक बहुत करते थे। मैं 42 ईयर्स की हूँ, मुझे भी पूछना है कि मैं अभी घर बच्चों की सारी जिम्मेदारी उठा रही हूँ, पर कल जब बच्चे अपनी फैमिली में सेटल हो जाएंगे तब मेरा क्या होगा। घर में कुछ लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लो, पर इसके लिए मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरे ऊपर बेटियों की जिम्मेदारी है, किसी दूसरे बंदे पर मैं कैसे फेथ कर सकती हूँ। पहली शादी में इतने बुरे अनुभव झेल चुकी हूँ, फिर से किसी पर भरोसा नहीं। लेकिन फ्यूचर को सोचकर डर जाती हूँ, अगर बाद में बेटे की बहू ने मुझे निगलेक्ट किया और बेटियां भी दूसरे घर की हो गई तो मैं क्या करूंगी। प्लीज मुझे आपकी राय की बहुत नीड है, प्लीज बहुत सोचकर मुझे रिप्लाई करिएगा, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज रिप्लाई। ऐसा है जी, 42 ईयर्स में अगर हमारी शादी ना हुई तो हमारा क्या होगा, ये कोई वो नहीं है ना। अगर आपके पति मान लीजिए अभी ना होके वो और 8 साल बाद जब आपकी उनकी जिम्मेदारी निपट जाती बच्चों की तब एक्सपायर होते, सेम कंडीशन होती, तो तब क्या आप 50 या 55 में दूसरी शादी का सोचती, है ना। एक तो होता है कि हम श्योर हैं कि भाई हमें शादी करनी है, लेकिन सिर्फ इसलिए करनी है कि बाद में मेरा क्या होगा, ये कोई लॉजिक नहीं है। अकेले भी जीवन कट जाता है। अगर आपके बेटे की बहू आपको निग्लेक्ट कर भी देती है, आप अगर आज अपने दम पे 3 बच्चों की जिम्मेदारियां उठा सकती हो, पाल सकती हो, तो ये कॉन्फिडेंस रखो ना कि आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगी। रही बात ये कि मैं अकेली रह जाऊंगी, तो देखो अकेले रहने का पड़ोस है, सहेलियां हैं, फ्रेंड सर्कल अलग से भी बनाओ, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ आना जाना, बातचीत, फोन पे पूरा अपना रहो कि आप हो सब जगह, इस तरीके की वो रखो, तो कोई अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि बाद में मेरा क्या होगा जब बच्चे नहीं अपने मेरे पास रहेंगे, केवल इसलिए शादी करना कोई समझदारी नहीं है। ठीक।
नेक्स्ट, मेरी एज नेक्स्ट मंथ 39 की हो जाएगी, बाकी सब ठीक है, बट कुछ मंथ से मुझे अच्छा फील नहीं होता, कुछ काम करने का मन नहीं करता, तैयार होना, घर को संभालना कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ साल पहले जब घर रिपेयर नहीं था तब सोचती थी रिपेयर हो जाएगा तब घर को बहुत अच्छे से सजाऊंगी, पर अब कुछ सजाने का मन नहीं करता। मैं क्या करूं, ये बदलाव मेरे अंदर क्यों हुआ है और मैं क्या करूं? देखो, जब हम अपनी उम्र के दशक को क्रॉस करते हैं ना, ये बदलाव होते हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। लेकिन दूसरी चीज कहीं ना कहीं आपके अंतर मन में छुपी हुई है, जिसको शायद आप नहीं ढूंढ पा रहे हो या फिर देख के भी अनदेखा कर रहे हो, कि घर को सजाना या कुछ और पहले क्यों अच्छा लगता था, इस बीच में ऐसा क्या हुआ जो आपको पसंद आना खत्म हो गया वो चीज। या फिर कई बार ऐसा होता है हम किसी चीज का वेट कर रहे हैं, लेकिन वेट करते करते इतनी डीले हो गई वो चीज कि इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, एक चीज वो भी हो जाती है। ठीक है ना? तो ये मतलब ये मैं बताऊं आपको, ये टेम्परेरी है, इतनी टेंशन मत लो, अगर आप सजग होकर इससे बाहर निकलने की कोशिश करती रहोगी। दूसरी चीज, अपना फिजिकल चेकअप पूरा एक बार करवा लो कि एक्चुअल में कहीं हीमोग्लोबिन की कमी या कैल्शियम की कमी या इस तरीके की कोई चीज तो नहीं है। उनसे भी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि थकान सी, शरीर नहीं चल रहा, तो मन नहीं करता काम करने का, और हमें लगता है कि हम दिमाग से वैसा सोच रहे हैं या शरीर से, तो पहले ये जज करना जरूरी है कि हमारी प्रॉब्लम मेंटल है या फिजिकल है। ठीक है? तो फिजिकल तो देखो दशक वाला चक्कर होता है, 100% होता है, ये हर कोई अग्री करेगा। जब हम 20 से 30 में आते हैं या 30 से 40 में, तभी आप 39 हो गए, 40 में चल रहे हो एंड 41, ये वाले अभी 1.5 2 साल ऐसे ही निकलेंगे। वेट अपना, फिगर, स्किन, बाल, हर चीज में चेंज आएगा, लेकिन आप सजग होकर देखते रहोगे तो ये 1.5 साल, 6 महीने, कुछ भी जो भी है चेंज का, ये निकल जाएगा एंड देन गेट बैक टू द वर्क। अभी क्या है, आपने सोचा था कि घर को सजाओगे, हो सकता है ओवरवेलमिंग हो गया। सारे को एक साथ मत देखो, किसी एक कोने को, किसी एक अलमारी को, किसी एक कमरे को देखो करके। कुछ ऐसा जो इजी हो करने में और आपको अच्छा फील फील कराए, कुछ ऐसे ऐसे काम डेली एक छोटा सा कर लो, 10 15 मिनट का। धीरे धीरे आप बैक टू लाइफ फील करोगे। फिर सब कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना करेंगे। नेक्स्ट दी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरा बीएफ मुझे ना टाइम देता है ना कॉल पे बात करता है, मिलता भी महीने में एक बार है, कुछ बोलो तो एक्सक्यूज देता है, शॉप पे बिजी रहता हूँ, दिन में टाइम नहीं दे सकता, रात को ही चैट करता है, कॉल भी नहीं। कई बार हमारा इसी बात पे झगड़ा हुआ, इस बार तो 1 हफ्ते बात नहीं हुई हमारी। अब फिर उसके बाद मैसेज करके कहता है मान जाओ, तुम बहुत ओवर रिएक्ट करती हो, बेवजह गुस्सा करती हो, हम लोग क्या टीनेजर्स हैं, स्कूल कॉलेज में होते तो बात अलग थी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, वो भी चाहता है, बट उसके एक्शंस मुझे बहुत हर्ट करते हैं। मे बी एक एज होती है, उसको लग रहा है कि हाँ ये मेच्योरिटी नहीं है, जितनी बात करनी है कर लो। लेकिन भाई ये ना एक बारीक सी लाइन होती है और फीमेल को पता चल जाती है कि ये केवल इग्नोरेंस है या फिर एक्चुअल में बंदा बिजी है या जो भी है। लेकिन एक बात है, देखो अभी वो आपको सब्ज बाग दिखाए, दिन में बात करे, सब कुछ है, और सडनली शादी के बाद वो ये चीज करे, तो आपको झटका लगेगा। तो मैं कहूंगी कि वो ऑनेस्टी से काम ले रहा है। जैसा आपको शादी के बाद ट्रीटमेंट मिलने वाला है कि भाई पूरे दिन वो बिजी ही रहेगा, रात को ही मिलेगा आके, वो ही चल रहा है ना? तो बनती है सेंस किसी ना किसी चीज पे, नहीं होता हर टाइम यार इतना टाइम कि हाँ बात करें ये वो। तो एक मेच्योरिटी मुझे लग रहा है वो अभी हस्बैंड वाइफ वाले ही वाइब्स में आपके साथ ट्रीट कर रहा है। तो देख लो, प्यार स्ट्रांग है, सब कुछ है, बाकी चीजें ठीक हैं, हल्की बात नहीं कर रहा कि शादी करूंगा नहीं करूंगा, वो वाली नहीं, देन इट्स ओके। आप सोच के देखो ना, अब शादी हो जाती है जब भी कितना टाइम देते हैं हस्बैंड, मोस्ट केसेस में, मैं तो नहीं कह सकती लेकिन हाँ मोस्ट केसेस में। तो बाकी अगर घर वालों को सबको पसंद है, सब कुछ है, तो भाई पति तो ऐसे ही मिलेंगे। अब वो भी क्या मतलब का, जो आपके पीछे पीछे पल्लू पकड़ के हर टाइम घूमता रहे, पूरा दिन आपके रोमांटिक बातें सुनाता रहे, देखो ये चीजें ना एक टाइम के बाद इरिटेट करने लगती हैं। तो वो मुझे जो समझ में आ रहा है वो हस्बैंड मटेरियल है, तो देख लो एंड में जाके यही होना है ना, तो वो स्टार्टिंग से ही ऐसे चल रहा है। हेलो दी, आपकी वीडियो से बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, पर मेरी सासू माँ हमेशा न्यू न्यू गेम शुरू करती हैं, घर में लड़ाई झगड़े शुरू करने को सासू को अलग होना है, पर वो ओपन होकर बोल नहीं रही, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ जाती है, पति के सामने अच्छी बन जा रही है, माँ बेटे के बीच में पिस रही हूँ, प्लीज कुछ बताएं, मेरा घर टीवी सीरियल जैसा बन गया है। आपकी जो सासू माँ हैं वो गेम खेल रही हैं, उनको अलग होना है, वो दिखा नहीं रही है, भाई वो उनके दिमाग में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है कि उनको पागल करने के लिए काफी है। आप एक्चुअल में देखो ना, आप पिक्चर में हो ही नहीं,
तू भाई कर ले जो करना तेरे को। खुल के वो नहीं कहेगी, आप बिना मतलब बुरे क्यों बन रहे हो। बेटा सोचेगा कि मेरी पत्नी चाह रही है अलग होना, करने दो तमाशे जो कर रहे हैं आप, अपना सीधे अपना रूटीन फॉलो करो, जो कर रहे हो कानों से हो जाओ बहरे। जब तक बुरा लगता है, जब तक हमें समझ में आता है अरे हमें ये कह दिया, आपको पता है वो जो कह रही है वो फेक है या जो भी है उसका माइंड गेम है कुछ भी है, तो असर होना बंद हो जाता है। बीच में पढ़ो मत, तो आप बुरे बनोगे कैसे। अपना एक रूटीन पकड़ो फिक्स, उसको काम करते रहो। कोई कहे मम्मी ये कह रही है, कि भाई मम्मी कह रही है तुम सुन लो, हमसे ना हो पाएगा। हम तो सारा दिन सुन चुके, हम कुछ कहेंगे तो फिर लगेगा कि जी मेरी माँ की बुराई कर रही है। आप जानो, आपकी माँ जाने, मुझे बता देना, अलग रहना है, साथ में रहना है, क्या करना है, बस पीछे रहो इसमें, खेलने दो उन्हें अकेले ही। हाइप का बटन किधर आता है प्लीज बताइए। जहां नीचे आते हैं ना कमेंट, रीमिक्स, डाउनलोड, वहीं पर हाइप का बटन आता है नीचे वीडियो के। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी नंद की शादी है, लव मैरिज, ससुर नंद का ही सपोर्ट करते हैं, मेरे पति से उनकी पहले से ही नहीं बनती, हम हस्बैंड की जॉब की वजह से घर से दूर रहते हैं, ससुर हमारे पास आकर नहीं रहना चाहते, मेरी नंद शादी सेम सिटी में ही कर रही है जहां मेरा ससुराल है, मुझे डर लगता है कि कहीं वो शादी के बाद ससुर को अपनी तरफ करके सारा पैसा अपने नाम ना कर ले, शादी की तैयारी में भी वही लीड पे है, हस्बैंड घर के बड़े बेटे हैं पर नाम के सारी चीज वही देखती है, कैसे डील करूं। अपने हस्बैंड की कमाई की तरफ ध्यान दो बस, ससुर के माल पे देखना ही बंद कर दो, वो अपनी बेटी को दे, तुम्हें दे, किसे दे, फेंक दे, दिमाग से शांत रहोगी। मैम मेरा बेटा 5 साल का है बट स्क्रीन में वो 3 घंटे जब मैं बेटी को पढ़ाती हूँ घर का काम करती हूँ तो देख लेता है जाली माता का वीडियो, क्या ये सही है। जली माता क्या है, समझ नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन अगर वो ये है कि 3 घंटे फोन देख रहा है, भाई वही है कि आप सुनते रहो बच्चा देख क्या रहा है, जब लगे कि बिल्कुल ही बेकार चीज है बदलवा दो, तो उसको ये समझ में आएगा कि बिल्कुल हाथ में लेने को मना नहीं कर रही, एक फिल्टर है, थोड़ी वो आपकी सुन लेगा, थोड़ी आप उसकी सुन लो। नेक्स्ट, सास ससुर देवर हस्बैंड मुझे इमोशनली मेंटली फिजिकली टॉर्चर करते हैं, अभी देवर की शादी नहीं हुई, लड़की देख रहे हैं, इन लॉज की वजह से मैं मायके में बेटी से दूर 5 मंथ से रह रही हूँ, इसमें मुझे इन लॉज के बुलाने पर देवर की शादी में जाना चाहिए। आप अपनी बेटी से दूर रह रही हैं, बेटी को भी छोड़ा ही वहां पर, उनके तो ढंग ठीक है नहीं, लेकिन आपके पति और आपकी बेटी अगर इनसे आपका बॉन्ड है तो आपको जाना चाहिए, जैसे भी जाओ। नेक्स्ट, मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 5-6 साल से डिप्रेशन है, बहुत तेज हेडेक होता है, फिर मैं बेहोश हो जाती हूँ, काफी टाइम हो चुका है, डॉक्टर ने स्ट्रेस बताया, मेरी क्वेश्चन है जब मेरी कंडीशन होती है तब मेरे हबी, ये मैंने पिछली बार पढ़ा था कि वो बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक होने पे ध्यान नहीं देते, तो मैंने यही बोला था कि जब वो ध्यान रख रहे हैं तब तो रख ही रहे हैं ना, तो आपको ये चाहिए कि भैया जब आप सही हो जाओ ना, अब इस डिप्रेशन से बाहर निकलो, क्योंकि अभी वो ये है कि डॉक्टर के ले जा रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तब तो ध्यान रख रहे हैं, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उस टाइम पे भी आपको कोई देखने वाला नहीं है, तो भैया अपने डिप्रेशन से बाहर निकलो, जाय का भी स्ट्रेस ले लियो, भाड़ में भेजो उसे। नेक्स्ट, मेरी जेठानी के लड़के की सगाई है, उसने मुझे आने के लिए नहीं कहा, सिर्फ जेठ ने कहा है, क्या करूं। हस्बैंड कहते हैं मेरे भाई ने कहा आने के लिए, लेकिन चलती जेठानी की है, क्या करूं, जाऊं या नहीं। जाओ, उसने बोला नहीं है तो वहां जाके उसी हिसाब से जाना, उसी हिसाब से ट्रीट करना है, वहां पे जाके लोगों को उन्हें मिलना जुलना काम कराना, लेकिन जाना तो है, टेक्निकली बात ये है सही। बच्चों को सरकारी में पढ़ना चाहिए या प्राइवेट, इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो। दी क्वेश्चन, जब मेरा हस्बैंड काम करने के लिए बाहर जाता है, फोन या मैसेज नहीं करता, टाइम नहीं मिलता, बट दी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहता, तो थोड़ा टाइम तो निकाल ही सकता है बात करने के लिए, मैं क्या करूं, प्लीज दी रिप्लाई। जब सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखता है ना, जब भी उसको मैसेज किया करो कि यहाँ भी तो बैठे हो पति देव, थोड़ी सी मेरे से भी मैसेज पे ही बात कर लो जिससे औरों से कर रहे हो। दीदी एक वीडियो केवल बेटियों के लिए बनाए स्पेशल, जिसमें वो अपने जिंदगी में यदि पुरुष कम हो तो कैसे स्ट्रगल करें, बेटों की माँ जो बार बार इतराती है उनके सामने कैसे मूव ऑन करें, आगे की टेंशन से भी फ्री रहें, बुढ़ापा भी कैसे निकले, पति को भी खुश रखें, आदि आदि, इतना कुछ। और एक वीडियो स्पेशल में इसके लिए क्या ही बनाऊं, मैं अभी इस चीज में मैं पार नहीं हुई हूँ ना, मैं अभी मजेदार में हूँ, अभी मेरी बेटियां 12वीं साल में लगी हैं, बुढ़ापा वो वाला कि बेटे नहीं होने से क्या होगा, वो मेरा आना बाकी है, लेकिन एक मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि ठीक है,
क्योंकि आजकल रह बेटे भी नहीं रहे साथ। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, आपका पैसा, ये दो चीजें हैं जो आपका साथ देंगी, औलाद साथ नहीं देगी। कितनी भी अच्छी हो यार, आप बिस्तर पे लगे पड़े हो या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आप अपने बच्चों पर आर्थिक बोझ हो, बोझ ही कहूंगी मैं। एक माँ बाप 6-8 बच्चे भी पाल लेंगे, लेकिन 6-8 बच्चों से मिलके 2 माँ बाप नहीं पाले जाते। और उस पे भी अगर वो है कि भाई वो कमा भी नहीं रहे, तो फिर भूल जाओ। तो इसलिए ना, अगर हमारा बुढ़ापा हमें आत्मसम्मान के साथ जीना है, और ये मैंने अपने घर के बड़ों से सीखा सही में, भले मैं उनके साथ नहीं रह रही, लेकिन एक जो अपना आत्मसम्मान और जो अपनी गर्दन जवानी में ऊंची थी, वो ऊंची रखने की जो साहस आता है ना, वो एक तो अपना शरीर और दूसरा आपका पैसा। ये दो चीज आपके साथ देंगी, औलाद साथ नहीं देती। जरा सी कोई सरकमस्टेंसेस खराब हुए, बिगड़े, कुछ हुआ, मतभेद हुआ, आपका टाइम वही है कि भाई ठीक है, ना बड़ों में सबर है, वो भी कह देते हैं जाओ, ना बच्चों में सबर है, वो भी कहते हैं हम तो नहीं रह रहे। होती हैं ये चीजें, प्रैक्टिकली हो रही हैं। तो भाई बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, वो और किसी पर डिपेंड नहीं करता, हमें ही मजबूत रहना पड़ेगा दोनों पक्षों में। चाहे हम फिर बेटे की माँ हो, चाहे बेटी की माँ हो। नेक्स्ट, सब कहते हैं अगर पति गुस्सा हो तो तुम चुप रहो, और अगर पत्नी गुस्सा हो तो पति, पर मेरे मामले में मेरे पति चाहते हैं मैं मुंह मच भी करूं, सब कुछ का अधिकार बस मेरा है, तुम सहने को। आपका तो भाई सीन अलग है स्वाति जी, मैंने आपका कई बार पढ़ा है और आपको यही बोला है कि आपके यहाँ स्थिति ज्यादा खराब है, शादी से आप निकल जाओ तो ज्यादा अच्छा आपके लिए। नेक्स्ट, आपके वीडियो के क्वेश्चन पहले रीड करते हो या सीधे वीडियो बनाते हुए साथ साथ पढ़ रहे हो? साथ ही साथ पढ़ रही हूँ बहन, इतने सारे होते हैं, अब टाइम नहीं होता। पहले जब मैं लिव लाइफ इजी के लिए करती थी तो मैं एक आध बार पढ़ लिया करती थी पहले जब बैठती थी, लेकिन अभी मैं सीधे रीड कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड तो मुझे फोन भी नहीं करते, ना बात करते हैं, मैं के पहुंचने के बाद मुझे पूछते भी नहीं है प्लीज हेल्प। मैं के पूछने पहुंचने के बाद पति क्यों क्यों पूछने की जरूरत है ना, खुद ही विधि में, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है मैं तो खुद ही इतनी बिजी हो जाती हूँ अपने मैके वालों में मिलके कि मेरी बातें हैं, उनकी बातें हैं, हमारे इतने इतने महीने के छूटे हुए जो प्रसंग रहते हैं, खत्म ही, मतलब मैं यहाँ से कट जाती हूँ। अगर उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का या मेरी सासू माँ का उस टाइम पे फोन आ जाता था जब स्टार्टिंग में, तो मेरे को लगता था को दूसरी दुनिया से कॉल आ गया। क्यों चाहिए वहां जाके कि आपका पति आपको फोन करे, और आपको लग रहा है कि आप ही मिस कर रहे हो या आपको लग रहा है दिखाने के लिए, तो उनको एक मैसेज टाइप कर दो अगर शो ऑफ करना है मेरा पति मेरे को फोन करता है। इसमें कोई बढ़ाई की बात नहीं है, कुछ तो मी टाइम होना चाहिए। हर टाइम कौन फोन करता है, मेरे को तो खुद नहीं पसंद आता, और ना इन्हें। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सेम है कि भाई मैं कहीं बाहर हूँ या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ या पति वहां पे मान लो फोन करके आई लव यू ही बोल रहा है, अरे भाई घर आएंगे लव यू हो जाएगा तब कम से कम। अभी कहीं और एज अ सुनीता अगर मैं कहीं गई हूँ तो वहां मुझे सुनीता रहने दो, मुझे विशाल की बहू नहीं बनना। वो वाली चीज होती है यहाँ पे ना। जब शादी हुई थी तो विशाल की बहू ये करो, विशाल की बहू वो करो, तो यहाँ पे ना ये एक नाम और पड़ गया था कि विशाल की बहू। अभी मेरे को कोई बाद में सुनीता कहता था ना, मैं स्कूल जा रही हूँ कहीं और, कसम से बड़ा बढ़िया सा लगता था कि यार फाइनली। अब उस जगह जाके अब कहीं से फोन आ रहा है ना, तो मेरे को तो बढ़िया लगता नहीं था। तो सिंपल सी बात है कि अपना मैके जा रहे हो तो मैके जाओ, एंजॉय करो, क्यों ही करनी है कि हस्बैंड बात करें। और अगर शो ऑफ का आपके लिए प्रश्न है तो उन्हें एक मैसेज डाल दिया करो कि कॉल मी, कर लेंगे कॉल। दी हस्बैंड किसान है, वे और मेरे ससुर दोनों अल्कोहलिक हैं। सास ससुर ने 16 साल से लोन ले रखा है, सब उनके हाथ में है, बट वे उसकी टेंशन छोड़कर अपनी मैरिड बेटियों में लगे हैं। मेरी शादी को 10 साल हो गए, अब मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर की टेंशन है। बैकवर्ड विलेज होने के कारण मैं कोई जॉब भी नहीं कर सकती, घर में मेरी कोई नहीं सुनता। देखो कोई नहीं सुनता ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और दूसरी चीज जो है ना, बैकवर्ड विलेज है जब हर चीज कोई ना कोई पहली बार करता है। अगर आप कहीं जॉब करने के लायक हैं, आप में कैपेबिलिटी है, तो भाई निकलो। चाहे आप छोटे गांव से हो चाहे कहीं हो, आपको कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि भाई अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर कोई नहीं सोच रहा तो एक माँ सोच रही है ना। और जब कोई बहू इस तरीके कदम उठाती है, उसको गालियों का बुके फ्री में मिलता है, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप आने वाली बहुओं के लिए कितना बड़ा रास्ता खोल रहे हो। और ये चीज मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कितनी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे यहाँ बहू ये नहीं करेगी, बहू को ये नहीं करना है, देखा सोचा सोचा चलो नहीं करेंगे, फिर मुझे लगा कि नहीं हो रहा एडजस्ट, मैं तो करूंगी, है ना। तो खूब
सुनाया गया, सब कुछ हुआ, पूरे में थू-थू हो गई, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। मैंने अपने पैर पीछे नहीं खींचे, जो मुझे लगा कि हाँ, ये सही है। किसी भी एंगल से अगर किसी सभ्य व्यक्ति को बोलोगे या टेक्निकली अगर आप देखोगे कि मैं अपने बच्चों के लिए ठीक डिसीज़न ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, वो ठीक है। मैं पीछे नहीं हटी, सर मारें लोग दीवार में, कितना ही कुछ कर लें, कितना ही मुझे गालियाँ भी दे लें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। अब क्या है, जितने भी कदम मैंने ऐसे उठाए, है ना? उससे ना सिर्फ़ मेरे बाद में जो आई देवरानियाँ उनको, बल्कि जो मेरे से पहले आई हुई थी जेठानियाँ उनको, प्लस जो नंद थी लेकिन लड़की होने के बावजूद भी उनको जिस चीज़ का नहीं थी ना कई-कई चीज़ों की परमिशन, अब वो भी शादी के बाद उन चीज़ों को कर पा रही हैं। भले कोई मुँह चढ़ के मुझे धन्यवाद ना बोले इस पीढ़ी में कि हाँ, सुनीता भाभी या सुनीता तुमने ये बढ़िया करा, हमारा भी रास्ता खुल गया। लेकिन मेरे को जिस चीज़ में 1-1 डेढ़-डेढ़ साल के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, दुनिया भर की गालियाँ, बुराइयाँ खानी पड़ी और जब मुझे वो काम करने को मिला ना, मेरे करने के बाद 1 डेढ़ महीने के अंदर ही उन सबके रास्ते खुल गए और बिना गालियों के उन्हें वो काम करने को मिल गया। तो कहीं न कहीं ये तो मेरा हिसाब भगवान देखेंगे ना कि मैंने कितनों के लिए रास्ता तैयार कर दिया। और ऐसी भी कोई काम नहीं था कि जिससे बिल्कुल भैया नारी की गरिमा तार-तार हो गई या कुछ और है। सिंपल-सिंपल सी चीज़ें थी लेकिन नहीं, शादी हो गई है जी, ये नहीं करेंगे। तो आप तो बैकवर्ड एबोज़ की बात कर रहे हो, सिटी में भी होती हैं चीज़ें। हर जगह जाओगे ससुराल में कुछ बाउंडेशन होंगी। अब उनमें जो बाउंडेशन ऐसी हैं कि भाई नहीं, सही है, अच्छा नहीं लग रहा अगर ये करेंगे, मत करो। लेकिन अगर कोई बिना मतलब की थोपी हुई है, आपको लग रहा है अब आप जॉब कर सकते हो तो करो, क्यों ना करो आप जॉब, बैकवर्ड विलेज है, कुछ भी है। अगर हम पैसे कमा सकते हैं तो क्यों ना कमाएँ? हमारे पति को समझ में नहीं आ रहा, शराब में उड़ा देंगे, कल को सड़क पे आ गए, बच्चों का फ्यूचर है, सब चीज़ें हैं, तो आपको अगर स्टैंड लेना है ना, तो हिम्मत करके ले लो, जब आपकी कोई सुनता ही नहीं, आप भी किसी की मत सुनो, सिंपल सी बात है। लेकिन निकलो अगर निकल सकते हो तो। और अगर आप किसी काबिल नहीं हो इसके कि भई कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ में नहीं है जिससे आप पैसे कमा सको, ऐसा कोई हुनर नहीं आता आपको, तब ये है सिंपली कि भई आराम से अपने पति को बीच-बीच में कहना इंजेक्शन मारते रहो कि बच्चों का फ्यूचर है, एटलीस्ट इस लोन को चुकवा लो। क्या करेंगे हम? कल को इनकी आँखें मिच गईं, पैसे कहाँ से चुकेंगे, क्या होगा? है ना? या फिर एक फंड अलग से क्रिएट करना शुरू कर दो कि ठीक है लोन धीरे-धीरे चुकता रहेगा, महीने के इतने पैसे आरडी में, किसी चीज़ में, कुछ तो फंड बने एक बच्चे के लिए। वो ऑप्शन हो सकता है कि चलो मैं नहीं कमाने जा रही लेकिन उनकी कमाई में से एक फंड क्रिएट करना शुरू कर दो। तो ये चीज़ तो भई कहनी पड़ेगी आपको, करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज़ वाले चैनल का लिंक दे दीजिए। चैनल नहीं है वो, लिव लाइफ ईज़ी वाले पे एक वीडियो डाली थी, याद रहा तो इसके पिन्ड कमेंट में डाल दूँगी। दीदी जब भी कभी मैं कभी सुनती हूँ किसी बच्चे की माँ नहीं रही, मुझे बहुत दुःख होता है, उस बच्चे की बहुत फ़िक्र होने लगती है, परेशान हो जाती हूँ, क्या करना चाहिए? आप भगवान नहीं हैं, हम सब इंसान हैं, तो हम किसी की भी लाइफ़ को ना बस देख सकते हैं, थोड़ा-सा फ़ील कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी लाइफ़ को बदल नहीं सकते। अब जो भगवान के फैसले हैं कि उस बच्चे की माँ, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? प्रभु श्री राम का कहना है कि इंसान अल्पज्ञ है, हमें सिर्फ़ इतना सा दिखाई देता है अपनी लाइफ़ में आगे, हमें लगता है बुरा हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन इन फ्यूचर वो किस तरीके से कनेक्टेड है हमारी अच्छाई के लिए वो हमें अभी नहीं पता लगता। वो काफ़ी टाइम बाद जाके समझ में आता है। तो इसलिए अपने मन को जब लगे बहुत दुःख हो रहा है या समझ में ना आए कि ऐसा क्यों हुआ, तो सिंपली भगवान की तरफ देख के अपने मन को ये किया करो कि अगर उन्होंने किया है, तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, है ना? ये गलतियाँ क्योंकि इंसानों से होती हैं, भगवान से गलती नहीं होती। नेक्स्ट दी मेरा लड़का 6 साल का है, बहुत ज़िद्दी है, किसी बात पे रोने लग जाए तो किसी भी तरीके से नहीं मानता, ज़ोर-ज़ोर से रोता है, प्यार से चुप करवाती हूँ, तब भी चुप नहीं होता, क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ? उसे रोने दिया करो। आप कहीं भी देख लो कि इस तरीके के टेंट्रम डील करने का ना ये अटेंशन सीकिंग के लिए होते हैं। अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना थोड़ी देर के लिए रोने दो उसे, कितना भी चिल्लाए। जितना आपसे बर्दाश्त हो सके थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा बढ़ाओ टाइम पीरियड, जब उसे समझ में आएगा ना कि कुछ हो नहीं रहा, अपने आप छोड़ देगा। ये करते ही तभी हैं बच्चे जब उनके रिस्पॉन्स उन्हें मिलता है। चाहे आप चिल्ला भी रही हो ना वो भी उनका रिस्पॉन्स है। तो उसे सीधे कह दो कि हाँ बेटा चिल्ला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीदी मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई बहुत हो जाती है तो प्लीज़ एक वीडियो स्पेशल बना दें, चाहे कैसे भी मुझे पूरा क्लियर कट जवाब दे सकते हैं तो प्लीज़ देना।
मैं कैसे अपने और मेरे हस्बैंड के रिलेशन को सही करूं। मेरे बच्चे भी बहुत इसमें पिसते हैं, बहुत रोते हैं जब हमारी लड़ाई होती है। कोई आंसर करना, मैं कैसे खुद को समझाऊं, कैसे अपने हस्बैंड को समझाऊं, क्या करूं। मुझे मेरी 1-2 दिन बाद ही लड़ाई हो जाती है, हफ्ता भी नहीं ठीक रहता, तो मैं क्या करूं, प्लीज आंसर मी। देखो जो ये फ्रीक्वेंट लड़ाइयाँ होती हैं ना, इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप पहले खुद को रोको। ठीक है, जिन चीजों पे उनकी हरकत है, मैं नहीं कह रही आप गलत हो इसलिए रुक जाओ, लेकिन अगर हर 1-2 दिन बाद लड़ाई हो रही है, इसका मतलब आप दोनों के ही दिमाग अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं, वाइब्स मैच हो नहीं रही हैं। कुछ भी कर रहे हो आप, उनको बुरा लग रहा है, वो कुछ भी कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है। ठीक है, तो किसी ना किसी को पहल करनी होगी, तो वो किसी आप होंगे, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हो, इसका मतलब सॉर्ट करने का और बच्चों के बारे में भी आप सोच रहे हो। ठीक है, वैसे भी ज्यादातर जितने भी झगड़े होते हैं ना, सुलझाने की जिम्मेदारी हमेशा महिलाओं पर ही आती है। चाहे गलती किसी की भी हो, सॉर्ट करने की क्षमता हम में ही होती है, वो पुरुषों में नहीं होती। ये मैंने देख लिया। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको पता है वो क्या रिएक्शन देंगे और आपको गुस्सा आएगा, तो आपको रिएक्शन अपने रोकने हैं, बस। कैसे ही रोको, मुंह में च्युइंगम खा लो, इलायची दबा लो, म्यूजिक सुन लो, दूसरे कमरे में चली जाओ, अवॉइड करो उनकी बातों से ज्यादा अपने गुस्से को, कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगी इस पे, नॉर्मल रहूंगी। आप खुश नहीं रहोगी इसके बाद भी, लेकिन ये सोचो कि कलेश करके भी आप खुश नहीं हो, ठीक है, तो आपका तो वहीं का वहीं है मामला कि आप हैप्पी नहीं हो। लेकिन आपके बच्चे शांत रहेंगे, उनके सामने चिल्लपौनी होगी। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं जब आप ये एटीट्यूड रखोगे, थोड़े दिन बाद झगड़ों में कमी आएगी, आपके हस्बैंड को भी लगेगा रिएक्शन नहीं दे रही। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ प्यार ही नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। भाई ये होता है, लेकिन अगर हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं और हम हर दूसरे दिन लड़ रहे हैं, उससे बढ़िया हमारी फीलिंग्स ही ना जुड़े, कम से कम लड़ाई नहीं हो। क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं कि जहाँ प्यार है वहां लड़ाई होती है, सब बकवास की बात है। जहाँ सच में प्यार होता है वहां लड़ाई होती ही नहीं। वो लोग नॉर्मल रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक भरोसा होता है कि यार ये बोल रही है या ये बोल रहे हैं तो कुछ होगा। हमें नहीं भी समझ में आ रही ना, तो हम पेशेंस रख लेंगे, और फिर एंड में आके हमें समझ में आएगा, या फिर अगले ने गलती भी कर दी ना, तो फिर वो खुद एडमिट करता है कि यार हाँ मेरे से ये वाली चीज तो गलत हो गई। झगड़े की गुंजाइश ही नहीं बचती जब सच में प्यार होता है। ये बकवास है कि जहाँ प्यार होता है वहां झगड़ा जरूर होता है, बेकार की बात है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कई चीजों में ना, कि जो कहावतें हैं ना, बड़ी खोखली, कई कई कहावतें बिल्कुल खोखली महसूस होती हैं जब प्रैक्टिकली आप लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो ये चीज है कि जहाँ प्यार होता है वहां झगड़ा होता है, बेकार की बात है कुल मिला के। तो फिलहाल आप अपने रिएक्शन को रोक लो 1-2 महीने के लिए, कुछ भी कर रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम आप 2 रिएक्शन, एंड जस्ट वेट एंड वॉच। और अगर आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर आप उनसे भी उम्मीद मत करो कि वो अपने रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे। पहले अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। नेक्स्ट, हाय दी, आई एम वर्किंग मॉम विद 2 किड्स। मैंने प्लॉट लिया था लोन पे, इन लॉस से परेशान होकर। उस टाइम उन्होंने 5 लाख दिए थे, जो कि दादा लाई जमीन के बिकने में से थे। अब ये लोग सबको कहते हैं हमने इसे प्लॉट में 5 लाख दिए। मेरा सर दर्द हो जाता है सुन के, हर आदमी यही बात करता है। मेरे पति ने बहुत पैसे खर्च किए अपनी बहन की सगाई शादी और छूचक में, उसका कोई जिक्र नहीं। प्लीज बताएं क्या करूं। 2 ऑप्शन है, या तो आपका जो वो गाना गा रहे हैं आपको परेशानी हो रही है उसके लिए, या तो जो आपने खर्च कराया ना सगाई शादी छूचक पे, आप भी गाना शुरू कर दो, टिट फॉर टैट। ठीक है, या फिर दूसरी चीज, जब आपको लग रहा है कि सब यही बात कर रहे हैं, सब यही बात कर रहे हैं, तो जो कोई आपसे आके बात कर रहा है उससे तो एटलीस्ट कह ही दो कि वो कौन सा कमा के दे दिए थे, हमने तो कमा के खर्च करा है इनके भाई बहनों में, दे दिए तो कोई एहसान थोड़ी कर दिया। अपना पक्ष रख दोगे, हो सकता है आपको शांति पड़ जाए, लेकिन अब आप उनसे उम्मीद रखो कि ये कहें ना, वो थोड़ा मुश्किल है। बड़े क्वेश्चन भी देख लिया करो, क्योंकि कई बार छोटे में समझ नहीं पाते, नहीं हो पाता भाई, कई बार टाइम नहीं होता। अभी भी मैं इसको क्लोज ही करने वाली हूँ। दीदी फोन से दूर कैसे रहें, मुझे पता है ओवर फोन कैसे यूज करना बेकार है। दिन के स्टार्टिंग तो नहीं चलती, रात तक 2 घंटे यूज कर लेती हूँ, बाद में बुरा लगता है, सर दर्द भी होता है। प्लीज हेल्प। फोन में ना नाइट मोड ऑन कर लो सेटिंग में जाके, उसमें सारे कलर वैनिश हो जाते हैं एंड ग्रे दिखने लगता है आपको, आधी चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। ये कर सकते हो आप।
तो जैसे ही वो टाइम रखो जिस टाइम आपको लगता है कि हाँ इस टाइम मुझे फोन छोड़ देना है। तो मैंने 11 बजे का लगाया हुआ इसीलिए, वरना कई बार पता ही नहीं चलता था कि आप काम करते जा रहे हो करते जा रहे हो। तो अभी एडिटिंग कर रही होती हूँ तो मैं उसको ऑफ कर देती हूँ ताकि वो चलता रहे। अदरवाइज 11 बजते ही पता चल जाता है, फोन में सब कुछ ग्रे हो जाता है। तो निपटाओ काम एंड सो, खत्म करो। तो वो चीज काम करती है। नेक्स्ट, हेलो दी, आप कैसे हो? भगवान आपको हमेशा खुश रखे, बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ, मेरी एज 37 है, बीए में मेरे 45% थे, बीटीसी या बीएड कैसे होगा, कुछ बताएं। सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, आप गूगल सर्च करो हाउ टू अप्लाई फॉर बीटीसी, हाउ टू अप्लाई फॉर बीएड, सब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, हेलो दी, जीवन में आपसे बहुत कुछ सीखा है। आज का मेरा सवाल है, प्लीज अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में डिटेल में बताइए। मेरा पहला साल है, मैं व्रत शुरू करना चाहती हूँ, बट हमारे ईस्ट यूपी में अभी कोई नहीं रहता। सो प्लीज व्रत के दिन क्या करें, व्रत कैसे शुरू करूँ और समापन कैसे करें, डिटेल्स में बताएं। मुझे लगता है कि इसके लिए मैं राइट पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी डिटेल में शायद बना ना पाऊँ। कभी भी वीडियो जिस दिन अहोई होती है उसी दिन करती हूँ। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे अहोई अष्टमी का व्रत कैसे करें, कुछ बेहतरीन यूट्यूबर्स, मुझे नाम याद नहीं है, त्योहार पे ही मैं देखती हूँ, अगर कोई नई पूजा कभी शुरू करती हूँ तो वो ना केवल उनका चैनल ही इस बारे में, अलग अलग तिथियों की वो सरल विधि विधान से पूरी प्रॉपर पूजा बताते हैं। तो वो आप देख लो, आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। और 20 बार चला के अपना सारा सामान जोड़ो, सब कुछ करो, मन बनाओ। और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रोफेशनली उसी चीज के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपको टाइम से पहले वीडियो मिल जाएगी या उनके लास्ट ईयर की वीडियो, तो आपको सही से पता लग जाएगा। पूजा पाठ का काम है, कोई चूक करने से अच्छा जो प्रॉपर बता रहा है बंदा उसका वीडियो देख लो। इस वजह से आज के दिन भी यही टेंशन में रहती हूँ, मुझे लगता है मेरी प्राइवेसी की सास बैंड बजा देगी। तो प्लीज प्लीज इसका कोई सटीक सोल्यूशन बताएं जिससे मैं फ्रेश फील कर सकूं, आपसे बहुत उम्मीद है। अब इनका कोई क्वेश्चन होगा पहले, वो मुझे नहीं मिल रहा है कि किस वजह से ये परेशान है, लेकिन ये है कि मुझे लगता है मेरी प्राइवेसी की सास बैंड बजा देगी। तो यानी अभी सास है नहीं, आ जाएंगी तब इन्हें लग रहा है। तो भैया देखो, जब अकेले रहना और सास ससुर के साथ रहना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप सोचो कि वैसा ही रहेगा तो वो तो कोई नहीं। अब इसमें देखो प्रैक्टिकली सास ससुर की जगह सपोज करो आपके अपने माँ बाप भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, उनसे भी तो फर्क ही पड़ता है ना। तो इट्स नॉट अबाउट कि कोई आपके साथ ही नहीं रहेगा तभी आपको अच्छा टाइम मिलेगा। इट्स है कि आप कितने लोग साथ में रह रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आपका मी टाइम डिसाइड होता है, बस। तो इतना प्रेशर मत लो कि कोई आ जाएगा तो आपका प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। प्राइवेसी की ना परिभाषा सबकी अलग अलग होती है। तो फैमिली जरूरी है ना भाई, जो रहेगा साथ वो तो रहेगा ही। तो उसके साथ आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे ऐसा कुछ नहीं, कर लोगे। नेक्स्ट, इस वजह से ये तो खत्म हो गया। मैं आपके घर में कितने रूम हैं प्लीज बताएं, मुझे भी घर बनाना है। मेरे यहाँ नीचे 2 रूम है, एक यहाँ मैं बेडरूम में बैठी हूँ, एक छोटा सा है पिंक रूम जैसे मैं कहती हूँ वो, और एक ऊपर बेडरूम है। सूट और नेल पेंट का लिंक दीजिएगा। नेल पेंट मेरी तब भी शायद यही लगी होगी, ये शुगर की है और इसकी तारीफ है कि ये इतने काम करने के बाद भी जल्दी नहीं छूट रही। ये देखो, ये हफ्ते भर से पहले की लगी हुई है, इस हाथ की छूट गई है लेकिन इसकी तो हिले भी नहीं। ये औरों से ज्यादा चल रही है, प्रैक्टिकली करके बता रही हूँ। तो मैंने अब इसकी 3 खरीदी है, शुगर वाली और सूट। पता नहीं मैंने उस दिन कौन सा पहना था, नहीं जो मैंने उस दिन पहना वो तो ऑफलाइन है, स्नैपडील का, बहुत साल पहले का। और ये वाला सूट जो है ये मिंत्रा से है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, सस्ता ही है। नेक्स्ट, सेम मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे देख के लोग घमंडी कहते हैं लेकिन बात करने के बाद उनका थॉट चेंज हो जाता है। होता है। नेक्स्ट, हेलो मैम, आपकी तारीफ में क्या कहूँ, मेरे पास लिखने को बहुत कुछ है आपकी तारीफ में, पर कमेंट बड़ा हो जाएगा। जवाब देना मैम। मेरा सवाल है, 23 साल की हूँ, मेरी दिसंबर में शादी है। समस्या है मुझे अपने घर वालों के बर्ताव और कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मुझे टेंशन हो जाती है। मेरा माइंड ओवर थिंकिंग करता है, फिर मैं बीमार होने लग जाती हूँ, बीपी डाउन हो जाता है। क्या करूँ इस फालतू की टेंशन और बीपी की प्रॉब्लम से बचने के लिए, प्लीज बताएं। डीप ब्रेथ लिया करो। और अगर किसी का बर्ताव ऐसा है जिसको आप टोक के मना कर सकती हो तो सीधे मना कर दो कि भाई इसके बाद मेरी लाइफ आगे जाके डिस्टर्ब हो सकती है, तुम ये ना करो, उसमें आप चुप ना रहो, ठीक है। क्योंकि ऐसी हो जाती है कंडीशन कि हमें लगता है कि यार इन लोगों के बिहेवियर की वजह से वहां जाके हमारी लाइफ और मुश्किल होने वाली है। ऐसी जगह पे मुंह खोल के बोल दो। बाकी पता है, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है।
होगा क्या, ये लोग अगर, जो कह रही हो ना, इनके बिहेवियर की वजह से गड़बड़ हो रही है, अगर ये कुछ उल्टा सीधा करके आते भी हैं, अब इसके लिए मेंटल प्रिपेयर रहना कि भाई जब आप वहां जाओगी तो हो सकता है कोई इस चीज को पॉइंट आउट करे कि तेरी मम्मी, तेरा भाई या तेरी भाभी या तेरी बहन ये कर गए थे। उस टाइम पे आपको रिएक्शन नहीं देना, क्योंकि अंदर खाने आपको भी पता है कि भाई हुआ तो था ऐसा, या वो है ऐसा। उसको ग्रेसफुली ले लेना, एंड दैट्स इट। वहां पे आपकी लाइफ कैसी होगी उसका काफी हद तक डिपेंड 90% आपके बिहेवियर पे है, आपके पीहर वालों पे नहीं। 10% रोल प्ले करते हैं, पीहर वाले अगर कुछ बदतमीजी कर दें तो थोड़ा सा आपका पहले ही निगेटिव वो पड़ गया, लेकिन फिर आप सही रहोगे तो सब सही रहेगा। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी सिस्टर को दोनों कानों से बिल्कुल सुनाई नहीं देता, क्या उसकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है? मे बी, विकलांग कोटा होता तो है। दी, मेरे पापा के जाने के बाद मैं भी बहुत परेशान रही, फिर मैं उनकी एक पिक लगा ली और फिर उनसे हर तरह की बात कर लेती हूँ, अब मैं ठीक हूँ। बिल्कुल सही। पेरेंट्स के जाने के बाद यही है तरीका भाई, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अपने मन के दर्द को खत्म करने का यही है कि आप उनसे ऐसे ही बात कर लो। और ये ऑप्शन भी सोचो लड़कियों के पास ही है, वो हम कम से कम ये अज्यूम तो कर सकते हैं कि हम ससुराल में है, वो मैके में होंगे। अगर लड़का ये चीज फील करे, वो तो ये भी नहीं अज्यूम कर सकता, उसके तो साथ ही रहते थे। लेकिन हमारे पास एक है ऑप्शन कि हम ये सोच के अपने मन को बुलावा सा दे सकते हैं, एंड वी विल फील लाइट। और कहीं ना कहीं अगर कहीं है ब्रह्मांड में वो वाइब्रेशन पहुंच जाती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। द मन तो हल्का हो जाता है जैसे उनसे ही बात कर ली हो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा पति मेरा सपोर्ट नहीं करते, सास भी बहुत परेशान करती है, पति को भड़काती है, मैके में भाभी भी बहुत बेकार है, जो तो रहने नहीं देती, क्या करूं? अपने ससुराल में ही रहो, क्योंकि अगर हमें जलील ही होना है तो हम ससुराल में रह के होंगे, मैके में जाके वही जलील ही होना है तो फिर वहां जाके करेंगे क्या? एक और उल्हाना कि हम मैके में रह रहे हैं। तो अपनी जो ससुराल की लाइफ है ना, उसी में मेहनत करो, उसी को ठीक करो, मैके की तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा लो। हाय दी, आपसे हेल्प मिली, लाइफ थोड़ी सॉल्व हो गई, बट कुछ बातें अभी भी क्लियर करनी है, आपकी हेल्प चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ स्पेशल मूवमेंट के बाद हेयर वॉश करना जरूरी होता है, साथ ही बेडशीट चेंज करना भी? यार ये यहाँ पूछने की चीजें हैं क्या? और अगर आपने नहीं किया हेड वॉश, नहीं की बेडशीट चेंज, कौन देखने जा रहा है आपको? अगर आप लेडी हैं तो मैंने जवाब दे दिया, और अगर कोई बेवकूफ इंसान या बैठ के बकवासें कर रहा है तो भाई मतलब फिर गालियां निकलती हैं मेरे मुंह से। ये चीजें यहाँ पूछने की हैं क्या? कुछ भी। मैम, आप अपने घर का नक्शा शेयर कर सकती हैं क्या? नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास ही नहीं है, तब था लेकिन अभी कहीं पड़ा होगा पेपर्स वगैरह में, ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, दी प्लीज आपकी सजेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं रहती हूँ उससे सामने, मेरे सास के मायके के लोग रहने के लिए परमानेंट आने वाले हैं, सास को उनकी बहू के साथ ज्यादा लगाव है, वो गॉसिप वाले मैटर तो मुझे बहुत टेंशन लगी रहती है। अच्छा, ये वही है जो कह रही है उनके आने के बाद मैं परेशान हो जाऊंगी, तो मैंने आपका जवाब दे दिया। नेक्स्ट, मैम प्लीज रिप्लाई, माई एज इज 25, MA प्लस BEd, मुझे जॉब नहीं मिली, काफी ट्राई किया, सब इसकी वजह से सब घर वाले ताना मारते हैं, शादी के बाद आती है तो मम्मी कहती है तुझे कुछ नहीं देने वाली मैं, प्लीज बताएं क्या करूं? कह दो नहीं दो, शादी कर दो, मेरी किस्मत में होगा, सब मिल जाएगा मुझे। आपने कहा कि 9 साल के बच्चों को कभी डांट कर कभी प्यार से पढ़ाने को बोलो, लेकिन जब डांटो तभी मेरी बेटी सुनाती है, एंड प्यार से बोलती हूँ तो नैने नैने नखरे दिखाने लगती है, फिर वापस डराती हूँ तो ट्रैक पर आ जाती है। पर्सनली बार बार डांटना अच्छा नहीं लगता, किस तरीके की बॉन्ड हम माँ बेटी में बन रही है समझ नहीं आ रही, प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। अगर पढ़ाई डांट के ही करती है ना तो डांट के ही करा लो, इट इज ओके यार, कुछ भी कहें मॉडर्न साइकोलॉजी वाले, लेकिन कितनी चीजें ऐसी होंगी जिसमें बिना डांट के डांस कर रहे हो, फोटो सेशन कर रहे हो, तैयार हो रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, उन सब चीजों में बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, वहां थोड़ी डांट पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है पढ़ाई वो डांट के ही कर रही है तो रहो स्ट्रिक्ट, कराओ पढ़ाई स्ट्रिक्ट होके। नेक्स्ट, हाय दीदी नमस्ते, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पति मुझसे बदतमीजी से बात करते, तब मैंने उनको करारा जवाब दिया, लेकिन मेरी सास और ननद कह रही है कि उनकी बदतमीजियां झेलो, उल्टा मत जवाब दो, बट वो आदमी है तुम औरत हो, चुप रहो, चाहे उनका भाई कितनी भी गलत बात बोले और कितने भी गलत हो, मेरी गलत ना होते हुए भी दोनों माँ बेटी मिलकर हर वक्त मुझे भी दबा रही है, चाहती है मैं दब के रहूं, क्या है सही है, मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें भी जवाब कस के दे दो, कहना जो ट्रीटमेंट आपके बेटे को दिया आपको भी चाहिए क्या? उल्टी बात नहीं करो मेरे से, आपका बेटा गलत है, आपको मेरा सपोर्ट करना चाहिए, अपने आप लाइन पे आ जाएगा, 10 जगह तारीफ होगी एज अ पति उसकी, लेकिन आप उसकी गलतियों पर उसे ही सपोर्ट कर रहे हो, कभी नहीं सुधरेगा। उनको बोलो, ये समझ आना तो मुश्किल है, लेकिन
आपसे टेटर करना कम कर देंगे। थैंक्स दी मुझे समझाने के लिए, मैं रोने लगी आपका जवाब सुन के। चलो, लेकिन आई होप कि आपको मिल गया होगा रास्ता। दी लाइफ में ग्रो एंड लर्न कर रही हूँ। आई रियलाइज्ड के वॉट एवर गाइडेंस यू गेव इज ब्यूटीफुल, लाइक परम सत्ता है संबंध, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग रूटीन, हार्मनी एंड पीसफुल लाइफ, सेल्फ लव एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड बिकमिंग फियरलेस बट हम्बल टू। थैंक यू, लाइफ हैज ट्रांसफॉर्म मिरेकलियसली, लॉट ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड। आपके शब्द मुझे बहुत खुशी प्रदान कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, जो मैं यहाँ बैठी हूँ, मेहनत कर रही हूँ, ये किसी सही दिशा में कुछ लोगों की हेल्प करने में एक्चुअल में कामयाब हो रही है कोशिश। तो और जिन लोगों का वो आ रहा है ना, लाइफ मेरी वजह से ट्रांसफॉर्म हो रही है, नौकरी लग गई है, जो भी लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाएं। मेरा मन करता है आप लोगों के चेहरे देखने का, आपके बारे में जानने का, आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली क्या है, अच्छा लगता है मुझे। तो इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट करना और यही लिख के मेरे को कमेंट मैसेज रिक्वेस्ट डालना ताकि मुझे पहचान आ जाए कि हाँ आप कौन हो। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, 53 एज की हो चुकी हूँ और मैं काम घर का करना चाहती हूँ पर मुझसे काम कुछ भी नहीं होता। एक जग उठाना चाहती हूँ तो उठता नहीं, प्लीज बताएं मैं क्या करूँ। ऐसा कैसे हो गया कि एक जग भी नहीं उठता? अगर आप बीमार हो तो भाई ट्रीटमेंट कराओ, और ये ऐसा तो मतलब एक जग भी नहीं उठ रहा, ये क्या है? बीमारी है फिर तो इसको तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें सुनीता जी कुछ नहीं बता पाएंगे आपको। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। बहन किसी के नहीं मानते, एक बार कोई बात को ना ट्रैक की तरह 10 बार बोलते रहना पड़ता है। हम माओ की यही नियति है। ये बच्चे सिर्फ फिक्टिशियस होते हैं ऐसे कि आपने बोला बेटा ये काम कर लो एंड देन बेटा करने लगा, 2-3 बार कहना पड़ता। और उनको भी ना बचपन से आदत हो जाती है कि माँ बज रही है, उनको भी लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद भी करेंगे तो चलेगा। और ये हमने ही कहीं ना कहीं धीरे 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 उनको अपने एक्ट के जरिए सिखाया हुआ होता है। तो कीप गोइंग, कहते रहो। दी अगर ससुराल में हर टाइम छोटी सी बात पे भी गालियां पड़े, राइट्स कुछ होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई हो, लाइफ बेरंग लगने लगे, सुख का पता चले ना दुख का, ऐसा लगे लाइफ ही थप्पड़ मार रही है, तब पलट के जवाब देना शुरू करो, है ना? कुचलती जा रही हो और लोग आपको कुचलते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको उठ के खड़ा होना पड़ता है। तो जस्ट बूम आपके लिए भी हो और देन भड़ाम उनके लिए हो, ये फैक्ट है। क्योंकि जिस तरीके से आप जा रही हो, आने वाले सालों में आप जितनी बची हो वो भी खो दोगी। फिर हो सकता है आपको किसी दिन लगे और आप तब करो वो बूम, इससे बढ़िया अभी कर दो, कुछ लाइफ आपके हाथ में आ जाएगी और आप उसको जी लोगे, नहीं तो ऐसे ही वेस्ट हो जानी है। आपने एक बार बताया था आपकी मम्मी बहुत बीमार थी, आप उनकी देखभाल करते थे पर आपको ही वो सबसे ज्यादा सुनाती थी, तब कैसे अपने मन को शांत करते थे? मेरी सास मेंटल हो चुकी है, सब देखभाल मैं कर, पति भी मुझ पर डिपेंडेंट है उनके लिए, लेकिन सास सास सारा दिन मुझ पर चिल्लाती है, दुनिया में जाके कहती है मैं उनके घर से निकाल रही हूँ, खाना नहीं देती, सब अपने हिसाब से करती हूँ, सोचती हूँ साइंस में नहीं है, पर हर वक्त हर दिन सुनते सुनते मैं पागल हो गई। एक यही चीज है जो आपको थोड़ी सी तसल्ली दे सकते हैं कि भाई वो अपनी सेंसेस में नहीं है। जो मैं अपनी मम्मी के टाइम पे भी बस यही था कि भाई उनको पता ही नहीं है वो कर क्या रही है। तो जस्ट ये, और जो कहते हो ना हर टाइम सुनते सुनते पागल हो रही हूँ, तो मैं भी पागल हो रही थी। और मुझे अब समझ में आता है, पता नहीं क्यों मुझे पुरानी बातें ना बिल्कुल ऐसे याद है जैसे कल की याद हो। तो वो ना मतलब मेरे को अभी भी लगता है कुछ सिचुएशन में कि मैं भी ओवर रिएक्ट कर जाती थी बिकॉज ऑफ इतने महीने उनके सुन सुन के कई बार अब मुझे लगता है कि यार वो पॉइंटलेस बात थी जिस पर मैं चिल्ला पड़ी। तो हो जाता है, लेकिन बात ये है, तारीफ आपकी वो है कि थोड़ा बहुत इरिटेट आप हो गए, कभी रो लिए, कभी थक गए, कभी आपने एक आध बार पलट के जवाब दे दिया, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो उनका, वो चीज मैटर कर रही है। वो नहीं है कि आप हमेशा ऐसे करके कर पाओगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, शरीर है यार, थक जाता है। उसके बाद भी फिर आपको सुनने को मिले तो इट इज ओके, लेकिन ट्राई टू कंट्रोल। बस यही वो है कि भाई वो अपने सेंसेस में नहीं है, हम अपने सेंसेस में हैं, तो हमें अपने आप पे कंट्रोल करना ही है। और बात वही है, किस्मत की बात होती है, किस पे क्या चीज आई है, लेकिन आई है तो उसका कुछ लॉजिक होगा, और कर दोगे अच्छे से तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा लाइफ में। नेक्स्ट,
दीदी मैं क्या करूं, मैं मैरिड हूँ, मेरा बेबी 3 साल का है। अब मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, बट मेरी अपनी मम्मी और भाई इतने टॉक्सिक हैं कि डेली कॉल करके मुझे बेमतलब की बातों में फंसा के रखना चाहते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं बच्चे के सब करूँ, फिर पढ़ूं और फिर इनकी बकवास सुनूं। उनको कॉल करने से मना करने से बोलते हैं मैं सेल्फिश हूँ। फाइनेंशियली सपोर्ट तो करते हैं बट इसके बदले में उनको कोई चाहिए नीचा दिखाने के लिए। फाइनेंशियली उनका सपोर्ट लेना बंद कर दो और कॉल में अपना देखो टाइम, कितनी देर आप दे सकते हो उतनी देर करो, एंड जस्ट कि मम्मी मुझे जाना है, कट कर दो। एक मिडिल क्लास में 3 सिस्टर होने के बाद भी यदि एक से अच्छे स्कूल से 12th करे, बीएससी करे, बट बेड अपने पैसे से करे, बीएड, किसी रीजन से, तो क्या है उसके साथ गलत हुआ? क्योंकि बड़ी सिस्टर को मैरिज के बाद वाले नेगेटिव दिए गए, उसके स्टडी को इम्पोर्टेंस ना देकर, उसमें बड़ी सिस्टर की कितनी गलती है। यार भाई बहनों में ये चीजें मत करा करो। हर बच्चे की ना अपनी किस्मत होती है। शादी ब्याह में देख लो, पति कैसा मिला, पत्नी कैसी मिली, हर बच्चे की अपनी किस्मत होती है। जिसका जैसा भाग्य उसको वैसा मिल गया। आपको जो मिला उसका बेस्ट यूज करो बस। मुझे ये समझ में आता है, नहीं तो भाई बहनों के बीच में ही दरारें बनी रहती हैं, और वो किसी भी दुश्मन से भी ज्यादा होती हैं। आप कोई भी बड़ी कहानी उठा के देख लो, सगे संबंधी ही इस तरीके के बड़े उसके जड़ में निकलेंगे, है ना। तो इस चीज को सिंपल एक लाइन है कि हर इंसान की अलग किस्मत होती है, हर भाई बहन की अलग किस्मत होती है, जो जिसका भाग्य उसको वो मिल जाता है। हाय मैम, पता नहीं अगर आपको पहले कॉन्टेक्स्ट याद है, मैं पेरेंट्स और सिस्टर से सिर्फ जरूरत पर ही बात करती हूँ। पीजी में सिर्फ लैंडलॉर्ड से बात होती है। सिस्टर का बर्थडे आ रहा है, पर जो उसने मेरे बर्थडे पर किया वो भूल नहीं पा रही। उसका बर्थडे खराब करना चाहती हूँ। क्या गलत है कि कॉल्स हमेशा शॉर्ट और पॉइंट टू पॉइंट होती हैं? आजकल मैं खुद को बेकार महसूस कर रही हूँ, प्लीज गाइड करें। आप ना ना ही उसका बर्थडे खराब करना चाहती हूँ ये बोल रहे हो, तो आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो बिल्कुल सही है, और मुझे याद आ गया कॉन्टेक्स्ट पूरा आपका, ठीक है। तो बहुत अच्छा डिसीजन आपने अपने लिए लिया है कि पॉइंट टू पॉइंट बात करना शुरू कर दिया, और आपका बर्थडे, मतलब उसका बर्थडे आपके कॉल करने ना करने से खराब नहीं होएगा। जस्ट सिंपल से हैप्पी बर्थडे एंड देन कट, ठीक है ना। कुछ खराब नहीं हो रहा। ऐसा है, हमारा बर्थडे केवल उस इंसान की वजह से खराब हो सकता है जो हम पे असर डाल रहा हो। अगर वो हमारे लिए इनविजिबल है, हम पे उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा होने ना होने का, तो वो हमारा बर्थडे ना बना सकता ना खराब कर सकता। सिंपल सा रूल है। तो आपको जब कोई पूछता ही नहीं आपके घर में ना आपकी वैल्यू इमोशनली, तो आप क्या करेंगी बर्थडे पे? उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना लोड अपने ऊपर मत लो। नेक्स्ट मैम, मेरी नंदों को मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन को लेके बहुत इनसिक्योर हूँ, जेलस फील करती हूँ, उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, इस वजह से मेरी उनके साथ लड़ाई होती है। बोलती है मैं अपनी बहनों के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। ननद भी मुझसे जेलस फील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उनको जॉब लगे 10 साल हो गए, अपनी बहनों की शादी में बहुत खर्च किया, अब बाद में भी कर रहे हैं, कुछ सेविंग नहीं है उनके पास। ऐसे पतियों को सिर्फ इतना ज्ञान दिया करो कि उनको खर्च करने को मना नहीं कर रही, लेकिन महीने के इतने पैसे आप हमारे लिए भी फ्यूचर के लिए सिक्योर करना शुरू कर दो बस। और आपका अगर सिक्योर हो रहा है फ्यूचर, तो इतना मत पड़ो बीच में, क्योंकि आप उनकी लाइफ में अब आई हो, बहनें आपकी लाइफ उनकी लाइफ में उससे पहले थी। और जो आदमी एक नए रिश्ते के लिए पुराने रिश्तों को बिल्कुल छोड़ सकता है, लिख के ले लो, कल को आपको भी छोड़ेगा। तो ये हमेशा गलत चीज नहीं होती कि वो अपनी माँ या बहनों के बारे में या भाइयों के बारे में सोच रहा है, लेकिन आपके बारे में नहीं सोच रहा, ये गलत है। तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि ठीक है उन पर करो, लेकिन अगर आप महीने के 5,000 10,000 उन पर करते हो, इतने ही पैसे हमारे लिए इन्वेस्ट कर लो, ताकि एक फंड क्रिएट हो जाए। फ्यूचर अच्छे से सिक्योर हो जाता है ना, तो आधे तो लड़ाई झगड़े वैसे ही बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी फ्रेंड वर्किंग वूमन है, उसके सास से दूर रहते हैं। जब वो ऑफिस में होती है उसके साथ सारे दिन उसके हस्बैंड से बात करती है, हर छोटी छोटी चीज, जैसे कहाँ घूमना है, मेड रखना है नहीं है, बहू पार्लर में कितना खर्चा करती है, एटसेट्रा, सबकी खबर रखती है, और मौका मिलने पर उसके हस्बैंड को भड़काती है, कान भरती है। तो वो इस सिचुएशन को सुधारने के लिए क्या कर सकती है? उसके हस्बैंड बिल्कुल मम्मीज बॉय हैं। उनसे कहो कि डेली खुद भी अपनी सास से फोन पे बात करा करें, डेली। और अगर ऑफिस में बात करती हैं, है ना, तो वो उनमें तो घुस नहीं सकती, नहीं तो जब हस्बैंड से भी बात करें तब भी कोशिश करें कि वहीं बैठी रहें। खुद भी बात किया करें कि मम्मी जी इनसे काय को पूछ रही थी, लाओ मैं ही बता दूं, या नहीं भी बोलो, ये सार्कास्टिक डायलॉग सीधे बताना कि मैं पार्लर गई थी, इतने रुपए खर्च करे थे, ये वो। कहीं ना कहीं उन्हें पता लगेगा कि हाँ भाई चुगली करके सारी बातें मेरी पहुंच रही है, जलील करो थोड़ा सा उन्हें। नेक्स्ट, हाय दी, मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। हम 3 भाई बहन है, मेरी मम्मी को 1 साल हो गया है गॉड के पास गए हुए। मैं भाई के बहन के लिए परेशान हूँ, सबसे बड़ी है,
मैं सबसे छोटी हूँ, सबकी शादी हो चुकी है, बट दी विडो हैं और माँ के साथ ही रहती हैं। अब माँ की पेंशन दी को मिलती है 17,000, भैया भी जॉब करता है, भाभी भी बुटीक घर से ही करती हैं। भाई दी को कहता है कि 10,000 देने पड़ेंगे, तो ये तो अपना अलग कर लो। दी ऊपर रहती है, जो कि माँ ने है उसके लिए बनाया था, और भैया नीचे रहता है। भाई सब भाभी के कहने में ही करता है। अब बताएं वो क्या करे। क्या एक दी का एक बेटा भी है 14 साल का, प्लीज आंसर जरूर देना, बहुत परेशान है। वो उन्हें 6,000 रुपये मंथ ही देना चाहती है। भाई अलग भी नहीं होने देता। भाई 6,000 वो अपने हिसाब से सही दे रही है, उसको घर का खर्च उसी में चलाना है, भाई भाभी दोनों कमा रहे हैं। तो अब ये है कि अलग होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, ये वाली चीज है, तो अलग हो जाए। क्योंकि अगर 10 उन्हें दे देंगी तो 7,000 में उनका खर्चा चल नहीं पाएगा, और क्या पता कल को उन 7 के ऊपर ही बात आ जाए। तो अलग अगर होने की शर्त है तो हो जाए अकेले अलग। नेक्स्ट दी, मैं केएम तेल में कम तेल में सब्जी बनाती हूँ, कभी इतना कम तेल होता है मसाला भून ही नहीं पाता। मसाला भूनने पर जब पता लगे कि तेल बेहद कम रह गया, तब क्या करूं? थोड़ा सा तेल पका के रख लिया करो, मैं तो पके हुए तेल में बनाती हूँ, तो अगर लगता है कि कम हो गया तो वो पका हुआ रहता है तेल, थोड़ा सा और डाल दिया 1-2 चम्मच। कच्चा तेल तो दिक्कत ही करेगा ना, फिर कच्चे तेल का यही है, थोड़ा सा तड़का पैन में गरम कर लो, पका के तेल तब डालो उसमें, ताकि वो कच्चे की महक ना आए। ठीक है। और जी खत्म हो गए इसी के साथ प्रश्न। तो ये थे एपिसोड 137 के प्रश्न, जिनके मैंने जवाब दे दिए। मुझे लगा था कि सबके नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं खुश हूं कि मैंने दे दिए, एक आध कोई छोड़ा होगा। अब आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।